नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल जीबी एजुकेशन में। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था महिला एवं बाल अपराध में पहला जो अपन ने टॉपिक लिया था वो था महिला, या हमारा जो टॉपिक था वो था महिला एवं बाल अपराध एवं उनसे संबंधित कानूनी प्रावधान और जानकारियाँ। इसमें अपन ने पहला अधिनियम लिया था दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, या इसी को इंग्लिश में बात करें तो बोल सकते हैं डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इसके अंदर अपन ने जो आने वाले जो प्रावधान थे, कानूनी जो संज्ञान थे, जो धाराएं थी, उन सब की हमने बात कर ली थी। हमने पढ़ ली थी इस अधिनियम के तहत कुल 6 धाराएं पहले हम पढ़ चुके हैं। कितनी धाराएं पढ़ चुके हैं? 6 धाराएं हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इससे आगे, यानी 7वीं धारा की हम बात करेंगे। इस कानून में कुल जो धाराओं की या सेक्शन की जो संख्या है, कुल जो सेक्शन है वो है इसमें 10। कितने हैं? 10 सेक्शन, 10 धारा हम पढ़ेंगे इसमें, जिसमें से 6 धाराएं हम पढ़ चुके हैं। पहली धारा में क्या था आपको पता है, वही नाम है परिचय। दूसरी धारा में था दहेज की परिभाषा की भाई आप दहेज किसे मानोगे, ठीक है। 6वीं धारा में आपको पता है लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था कि जो दहेज होता है वो दहेज एक रूप से किसका होता है, महिला का या वधू का होता है, और वधू या वधू के उत्तराधिकारियों का उसके ऊपर अधिकार होता है। तो 6वीं धारा में क्या था, अपनी हेडिंग आपने देखी होगी कि अगर दहेज वधू के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा धारण कर लिया जाता है तब धारा 6 यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा या सेक्शन 6 के अंतर्गत आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने बात इसमें कर ली थी। अब वो दहेज चाहे मैंने आपको बताया था शादी से पूर्व में दिया गया हो, शादी के समय दिया गया हो, या शादी से बाद में भी दिया गया हो, 3 महीने के अंदर अंदर, शादी के 3 महीने के अंदर अंदर वो दहेज की राशि, चाहे कोई प्रतिभूति हो, कोई शेयर वगैरह हो, कोई ब्लैंक चेक या चेक साइन किया हो, कोई प्लॉट हो, या अन्य कोई चीज गहने वगैरह हो, वो आपको 3 महीने के अंदर अंदर उससे वधू के नाम आपको करवाने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करवाते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है, क्योंकि उस दहेज के ऊपर केवल विवाहिता का या उसके उत्तराधिकारियों का अधिकार होता है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है अपनी धारा 7 की। हम आज बात करने जा रहे हैं कि धारा 7 में क्या है। तो आज हम देखते हैं इस कानून की धारा 7 की। धारा 7 में क्या है? देखिए, आज हम बात करेंगे आपके सामने सेक्शन 7 की। किसकी बात करेंगे? सेक्शन, या इसी को बोल सकता हूं धारा 7। तो धारा 7 या सेक्शन 7 में क्या है? अपराधों का संग्रह, अपराधों का संज्ञेय होना। क्या होता है कि संगीन जो अपराध हैं, वो संगीन अपराध कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जानकारी। अपराधों का संज्ञेय, यानी ये जो दहेज है, दहेज से संबंधित जितने भी अपराध होते हैं वो संगीन अपराध माने जाते हैं, संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में रखे जाते हैं। संज्ञेय अपराध कौन से होते हैं? वे अपराध जिन अपराधों में बेल नहीं मिलती है, या फिर अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं पड़ती, पुलिस ऑफिसर सीधा जाता है और अपराधी को या आरोपी को, अपराधी हम नहीं बोल सकते, आरोपी को सीधा जाकर गिरफ्तार कर सकता है, किसी वारंट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। और संगीन अपराधों में जितने भी संगीन अपराध होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन बेलेबल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन बेलेबल होते हैं, यानी कि जो बेल आपको मिलेगी वो बेल कहां से मिलेगी? थाने से आपको बेल नहीं मिल सकती। ऐसे अपराधों में आपको बेल मिलती है कोर्ट से, ठीक है। तो ये जो है सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत आता है। कौन सी के अंतर्गत? सीआरपीसी की धारा 154, ठीक है। तो जितने भी दहेज से संबंधित जो मामले होते हैं वो कैसे होते हैं? संगीन मामले होते हैं, संज्ञेय अपराध होते हैं, ठीक है साथियों। इसके बारे में हमें इसकी धारा में पढ़ना है, जो धारा 7 में दिया गया है। ठीक है, तो इस धारा के अंतर्गत जितने भी मुकदमे दर्ज होते हैं, जितने भी मुकदमे दहेज से संबंधित जितने भी मुकदमे दर्ज होते हैं, वो मुकदमे कम से कम मेट्रोपॉलिटन
मेट्रोपॉलिटन या प्रथम श्रेणी, क्या बोल सकता हूं, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष, क्या लिखा है साथियों, धारा 7 के अंतर्गत जितने भी मुकदमे दर्ज होते हैं वो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या जो मेट्रोपॉलिटन, जिन शहरों में जो मेट्रो चलती है, ठीक है, यानी महानगर, तो जो ये जो जितने भी संगीन अपराध हैं वो मेट्रोपॉलिटन या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ही पेश होंगे या इससे ऊपरी अदालतों में पेश होंगे। इससे नीचे की न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, नहीं चलाया जा सकता। तो इस प्रकार के दहेज से संबंधित जितने भी मामले दर्ज होते हैं, जितनी भी एफआईआर दर्ज होगी, उन मामलों को कम से कम प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने या प्रथम श्रेणी के न्यायिक या न्यायालय में समक्ष आपको ये मुकदमे चलाने पड़ेंगे। इससे नीचे की जो भी न्यायालय है उनमें आप मुकदमा नहीं चला सकते, या मेट्रोपॉलिटन जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उनके समक्ष ये मामला आप चला सकते हैं। उससे नीचे की अदालतों में या निचली अदालतों में आप ये मामला नहीं चला सकते। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक जिले की अगर बात करें कि जिले में न्यायालय की क्या व्यवस्था है, ठीक है, तो एक जिले की बात आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहां लिख देता हूं। अगर हम एक जिले की बात करें तो यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखो मैं कौन सी की बात कर रहा हूं, प्रथम श्रेणी की, प्रथम श्रेणी, यानी ये आ गई आपकी फर्स्ट कैटेगरी। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी के जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं उनके समक्ष ही आप ये मुकदमा चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में नीचे जो आता है, क्या आता है, प्रथम श्रेणी के से नीचे जो न्यायालय आता है वो आता है आपका जुडिशियल न्यायालय। कौन सा आता है, जुडिशियल, जुडिशियल न्यायालय। यह आपका थर्ड श्रेणी का इसको बोल सकते हैं। देखो ये तो है आपका सेकंड श्रेणी का, इसका नाम क्या है, प्रथम। ठीक है, ये तीसरे स्तर पर आ जाता है, यानी कि निचला कौन सा हो गया, जुडिशियल न्यायालय। यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष आप इस प्रकार का कोई मामला नहीं चला सकते, कोई मुकदमा नहीं चला सकते हैं। अगर मेट्रोपॉलिटन या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के बस की बात नहीं है, वो इस मामले में दखलंदाजी नहीं करना चाहता है कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, तो वो अगले अपने से ऊपर वाले यानी कि सेशन कोर्ट में, किस में जाएगा, मामला किस में चला जाएगा दोस्तों, सेशन कोर्ट में। ऊपर कौन सा कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, जो फर्स्ट नंबर पे आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के दहेज से संबंधित जो मामले होते हैं वो या तो आप चला सकते हो किसमें, प्रथम श्रेणी के जो मेट्रोपॉलिटन जो न्यायालय है, न्यायिक मजिस्ट्रेट है, उनके समक्ष आप पेश करते हो, या फिर इनके बस की बात नहीं है तो ये भेज देंगे कि इनके पास सेशन कोर्ट में उस मामले को, उस केस को ये भेज देंगे। लेकिन निचली अदालत में यानी कि जुडिशियल न्यायालय में या जुडिशियल न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ये मुकदमा नहीं चला सकते हैं। ठीक है, तो ये दे रखा है कौन सी धारा में, सेक्शन 7 में या धारा 7 में। इसी के अंतर्गत मैं बात करूं, कई बार क्वेश्चन आपके सामने यहां पुटअप होता है कि भाई अगर किसी के खिलाफ ऐसा मुकदमा दर्ज करवाना है, किसी के खिलाफ किसी ने दहेज की मांग कर ली, डोरी की किसी ने मांग कर ली, तो मुकदमा कौन दर्ज कराएगा, मुकदमा कौन दर्ज कराएगा। तो पहली बात तो देखो यहां पर यह आती है कि न्यायालय स्वविवेक से भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकता है। न्यायालय स्वयं में मजिस्ट्रेट जो है अपने स्वविवेक से, अपने ज्ञान के आधार पर कि मुझे पता है कि किसी ने दहेज की मांग की है, ठीक है, तो न्यायालय स्वयं, और न्यायालय कौन सा, पृथक वर्ग का,
इस प्रकार के जो मामले होते हैं वो स्वविवेक से, स्वविवेक, ठीक है दोस्तों। तो पट्टम श्रेणी या पट्टम वर्ग जो न्यायालय है वो स्वविवेक से भी यहाँ पर क्या करेगा, मामला दर्ज कर सकता है। जरूरी नहीं कि कोई जो वधु है या वधु के माता पिता ही दहेज मांगने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हैं। जैसे ये महेश है, इसका नाम है दुल्ला है, कौन, महेश, ठीक है। इसकी शादी हो रही है, कोई भी नाम ले लो, जैसे आप सीता के साथ, ठीक है। अब महेश ने दहेज की डिमांड कर ली, किससे, सीता से, या सीता के जो है पिता से कर ली, या इसके पिता ने कर ली कि भाई हमें तो स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए दहेज में, ठीक है। अब ये लोग क्या है, सीता और सीता के पिताजी जो है न्यायालय के बारे में नहीं जानते हैं, मुकदमा दर्ज कराने के बारे में नहीं जानते हैं, या फिर किसी प्रकार के श्रम के चलते, सामाजिक भय के चलते ये न्यायालय में नहीं जाना चाहते, थाने में नहीं जाना चाहते हैं, या नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर न्यायालय में पता चल गया कि भाई इस प्रकार का कोई मामला है, तो पट्टम वर्ग का जो मजिस्ट्रेट होता है वो स्वविवेक से या स्वयं के ज्ञान के आधार पर क्या करेगा, मुकदमा दर्ज कर लेगा और इसमें मुकदमा चलाएगा पट्टम श्रेणी के या मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में, ठीक है। दूसरा, पुलिस अधिकारी अपने स्वयं के आधार के ऊपर एफआईआर दर्ज कर सकती है, मुकदमा दर्ज कर सकती है पुलिस अपने स्वयं के ज्ञान के आधार के ऊपर। महेश के खिलाफ इसने अगर दहेज मांगा है, तो उदाहरण के साथ समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। महेश पता नहीं कौन है, नहीं मांगा इसने बेचारे ने दहेज, ठीक है। तो स्वयं के आधार पर पुलिस भी क्या करेगी, यहां पर मुकदमा दर्ज कर सकता है, ठीक है। स्वयं जो वधु है, वधु भी मुकदमा दर्ज करवा सकती है, यानी कि विक्टिम के आधार पर, इसको क्या बोलेंगे, विक्टिम, ठीक है। विक्टिम कौन, जिसके साथ में ये घटना घटित हुई है, जिसके साथ में घटना घटित हुई है, वो स्वयं भी मुकदमा दर्ज करवा सकता है। ध्यान में रखने वाली है, लंबी चौड़ी बात है, कौन सी सेक्शन की, धारा 7 की। हालांकि धारा 7 अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसमें सिलेबस में अपन दे रखा है कि मुकदमा कहां दर्ज करवा सकते हैं, कैसे करवा सकते हैं, प्रक्रिया पूरी दी हुई है, लेकिन सेक्शन धारा का नाम अपने सिलेबस में नहीं दिया गया है। तो अपने को सेक्शन 7 पूरी पढ़नी होगी, धारा 7 पूरी अपने को पढ़नी होगी। इसका आप ऐसे कैसे नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो वधु या विक्टिम, जैसे कि मान लो विक्टिम इसका पिता भी हो सकता है, कौन हो सकता है, अगर इसके पिता से मांग की है, अगर किसी बिचौलिए से मांग की है, कोई शादी कराने वाला कोई बिचौलिया है, अगर लड़के वाले ने बिचौलिए से मांग की है, तो बिचौलिया भी क्या हो गया, विक्टिम हो गया, बिचौलिया भी मुकदमा दर्ज करवा सकता है। इसके अलावा कोई सामाजिक संगठन है, कौन है, कोई सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता या कोई सामाजिक सोसाइटी या सामाजिक संगठन है, वो भी यहां पर मामला दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई जानकार या कोई रिश्तेदार है, कोई रिश्तेदार है आपका, आपसे दहेज मांग लिया, जैसे सीता का कोई रिश्तेदार, इसका मामा फूफा कोई भी है, सीता वहां नहीं जा सकती, तो रिश्तेदार कोई भी जाकर थाने में मुकदमा दर्ज करवा सकता है, या फिर जो है पट्टम श्रेणी के न्यायालय में मुकदमा दर्ज के पैरवी कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर महिला कहीं भी है, महिला अपने निवास स्थान पर नहीं है, दूसरे किसी राज्य में है या दूसरे किसी जिले में है, तो वहां से भी वो मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो अपने स्टेट में आकर ये मुकदमा दर्ज करवाएंगे, वहीं से वो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कौन सी थी अपनी धारा 7 या सेक्शन 7 की हम बात कर रहे थे, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 7 की हमने बात की है, ठीक है। तो सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये सारी बातें एग्जाम में क्वेश्चन फुट हो सकता है। अभी तक किसी ने भी नहीं पढ़ाया है महिला एवं बाल अपराध, इससे बाहर ये क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, पूरे 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 के 10 क्वेश्चन आपकी मैं सही करवाने का वादा करता हूँ आज, ठीक है। लेकिन जैसा पढ़ा रहा हूँ पूरा का पूरा आपको नोट डाउन करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, धारा 7 के। अब देखो थोड़ी कंफ्यूज होने वाली बात क्या है यहां पर, कि जो पट्टम श्रेणी का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है, उसके पास अपराधी को अधिकतम में सजा देने का प्रावधान है 3 वर्ष का, या मैं इसको बोलता हूं पट्टम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट।
आपने मुकदमा तो दर्ज करवा दिया, ठीक है, लेकिन इसके पास सजा का अधिकार कितना है कि ये तो अधिकतम 3 वर्ष की सजा दे सकता है, जबकि दहेज के मामले में अधिकतम सजा का प्रावधान 5 वर्ष का है। तो बोला सर इसके दंड भी ज्यादा नहीं कर सकता, ये 5-7 हज़ार रुपए का दंड कर सकता है, जबकि 10,000 रुपए तक हम दंड कर सकते हैं दहेज के मामले में, ठीक है। लेकिन दहेज से संबंधित मामलों में इस श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को स्वयं विवेक के आधार पर कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं कि इनकी शक्तियां स्वतः बढ़ जाएंगी। शक्तियां क्या बढ़ जाएंगी? स्वतः ही बढ़ जाती हैं दहेज संबंधी मामलों में, और ये यहाँ पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 5 वर्ष की सजा तक भी दे सकता है, ठीक है। यानी कि ये सेशन कोर्ट में जितनी सजा का प्रावधान है उतनी सजा भी दहेज के मामलों में ये दे सकता है, यहीं से जारी कर सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं हम आईपीसी इस धारा के इस अधिनियम के तहत आईपीसी की धारा 8 की हम बात करेंगे। 8 में वही है कि दहेज से संबंधित सभी अपराध संगीन अपराध हैं। क्या है? साफ साफ क्या लिखा हुआ है कि दहेज से संबंधित सभी अपराध कैसे अपराध हैं? संगीन अपराध हैं। और यहां पर आपकी लग जाएगी सीआरपीसी की धारा 154। बात कर रहे हैं किसकी? महिला बाल अपराध की। और अधिनियम कौन सा है अपना? वही डोरी एक्ट, प्रोहिबिशन। क्योंकि आप भूल जाओगे कि सर पढ़ा क्या रहे हो, ठीक है। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? डोरी एक्ट की बात कर रहे हैं 1961 की, ठीक है। अपन अब सेक्शन की बात करते हैं, तो अपना सेक्शन कौन सा है? 8। सेक्शन 8 में क्या है कि दहेज से संबंधित सभी जो मामले हैं वो क्या हैं? संज्ञेय अपराध हैं। संबंधित सभी अपराध कैसे अपराध हैं? संज्ञेय अपराध हैं। तो दहेज से संबंधित सभी अपराध कैसे हैं? संज्ञेय या संगीन अपराध माने जाते हैं। कैसे अपराध माने गए? संज्ञेय अपराध माने गए, ठीक है। और इन संज्ञेय अपराधों में क्या होता है कि जितने भी अपराध संगीन जो अपराध होते हैं ये अपराध कैसे हैं? गैर जमानती हैं। गैर जमानती यानी इनमें जमानत नहीं हो सकती। तो कोई सोचे कि भाई जमानत करा करके बेल पे बाहर जाऊंगा तो नॉन अवेलेबल है, यहाँ पर आपकी जमानत नहीं होगी अगर आपने किसी से दहेज की मांग की है तो, ठीक है ना। तो करना भी नहीं है अपने, वैसा काम क्यों करे अपन, ठीक है। तो खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारना हो गया है। तो कैसा है? गैर जमानती है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये इसमें क्या है कि जो समझौते करते हैं, कई बार थाने में जाकर दोनों पार्टियां समझौते कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते, तो ये अपराध जो है समझौते के अयोग्य है। कैसा है? समझौते के अयोग्य। यानी इनमें क्या नहीं होगा? समझौता भी नहीं होगा। अगर दोनों पार्टियां, एक बार आपने एफआईआर दर्ज करवा दी, मुकदमा दर्ज करवा दिया, तो दुल्हन पक्ष ने अगर मुकदमा दर्ज करवाया है तो दुल्हन पक्ष चाहता है कि मैं समझौता कर लूं, फिर भी समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि कैसा है? समझौते के अयोग्य है। आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। और वहीं पर इसमें एक ही हो सकता है, अगर आप समझौता करना चाहते हो और दुल्हे वालों को आप बचाना चाहते हो तो क्या करोगे? अपने बयान आपको बदलना पड़ेगा, और जो साक्ष्य हैं, साक्ष्य मतलब प्रूफ, उन प्रूफ को आपको पेश नहीं करोगे तो आप वो दुल्हा बच जाएगा अपने आप, ठीक है। लेकिन समझौता नहीं होगा, आप प्रूफ शो नहीं करोगे कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट के सामने। तो मजिस्ट्रेट के सामने अगर आप अपने बयान बदलते देते हो या फिर प्रूफ पेश नहीं करते हो, साक्ष्य पेश नहीं करते हो, तो दुल्हा बरी हो जाएगा, दुल्हे की फैमिली बरी हो जाएगी। लेकिन आप चाहो कि हम समझौता करके बरी कर लाएं,
तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर समझौता नहीं होगा, समझौते के अयोग्य है। कौन सी सेक्शन की बात कर रहे हैं? सेक्शन 8 की बात कर रहे हैं। डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की हम बात कर रहे हैं, जिसकी धारा 8। ठीक है, ये जो इसमें क्या दिया गया है धारा 8 में कि देश से संबंधित सभी अपराध संगीन अपराध माने गए हैं, संज्ञेय अपराध माने गए हैं। ठीक है, ये गैर जमानती होते हैं। ठीक है, और इन जो अपराध हैं, इन संज्ञेय अपराधों में देखना क्या होता है, यानी संज्ञेय अपराध इतना भयानक नाम आपको बता रहा हूं कि संज्ञेय है क्या चीज। संज्ञेय अपराधों में क्या होता है, सीआरपीसी की धारा 154 लगती है। कौन सी धारा लगती है? सीआरपीसी की सेक्शन देखो, सीआरपीसी का मतलब आपको मैं बता दूं कि सीआरपीसी क्या होता है। पहले तो आप सीआरपीसी समझो, ये है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता। ये लागू हुई थी 1973 में। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता एक आती है अपनी आईपीसी, जो आईपीसी की धारा हम आज पढ़ ही रहे हैं ना। आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पेनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता। ठीक है, तो ये भारतीय दंड संहिता है, इंडियन पेनल कोड, और यह है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में लागू हुई थी। तो ऐसे मामलों में सेक्शन 8 के अनुसार ऐसे मामलों में देश से संबंधित सभी जो अपराध संज्ञेय माने गए हैं, तब संज्ञेय अपराधों में क्या होता है, जितने भी संगीन जो अपराध होते हैं उनमें सीआरपीसी की धारा 154 के तहत मामला दर्ज होता है। मामला दर्ज होता है किसके तहत होता है? एफआईआर जो दर्ज होती है, क्या दर्ज होती है? जो एफआईआर जो दर्ज होगी वो सेक्शन 154 के तहत यहाँ पर दर्ज होने वाली है। ठीक है, और 154 में क्या होता है, 154 के तहत जितने भी मुकदमे दर्ज होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? नॉन बेलेबल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन बेलेबल होते हैं, यानी कि गैर जमानती। कैसे होते हैं? गैर जमानती। तो यहाँ पर आपकी जमानत नहीं होने वाली भैया, सड़ोगे पड़े पड़े जेल में। ठीक है, ना पंखा होगा, ना कूलर होगा, ना एसी होगी, ना बैठने के लिए कोई सीट होगी। ठीक है, तो गैर जमानती होते हैं, इनमें आपको कोर्ट से ही जमानत मिल सकती है, थाने से डायरेक्ट आपको जमानत यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। ठीक है, दूसरा, ये जो होते हैं 154 के अंतर्गत जो मामले दर्ज होते हैं ना, यहाँ पर सेक्शन सीआरपीसी की सेक्शन 154 के तहत जितने भी मामले दर्ज होते हैं वो समझौते के अयोग्य होते हैं, यानी कि यहाँ पर आप समझौता नहीं कर सकते, समझौता नहीं होगा। समझौता भी क्या होगा? नहीं होगा। तो ऐसा काम ही नहीं करना है अपने को, ताकि ऐसा जैसा भी काम है, मतलब कि 154 में अपना अड़स जाए, कहीं फंस जाए, तो ऐसा काम क्यों करेंगे? समझदार हो आप तो वैसे भी, अब तो आपको धारा का नॉलेज भी हो गया है, तो क्यों करना है ऐसा काम? ठीक है ना। तो ये थी 154 सेक्शन 8 के तहत मैं आपको बता रहा हूँ, जो 154 धारा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी बुक में जो है नोट डाउन कर लीजिए, ताकि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, मैं आगे बात करने जा रहा हूं। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आईपीसी की धारा 8A, 8 तो अपन ने पढ़ ली, अब कौन सी पढ़ेंगे? 8A, यानी सेक्शन 8A। सेक्शन सेक्शन 8A, यानी धारा भी बोल सकता हूँ इसको मैं, धारा 8A। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें देखना, अगर आपने घटना के 1 वर्ष के भीतर मामला दर्ज शिकायत की है, यानी घटना हुई थी 1 वर्ष पहले और 1 वर्ष बाद आप मुकदमा दर्ज करवा रहे हो, शिकायत करने पर या करना। ठीक है, तो कोई घटना घटित हो गई, दहेज से संबंधित आपने दहेज मांग लिया, सारी बातें हो गई, सगाई आपके विवाह छूट गया या शादी हो भी गई, तो बेचारा जो लड़की का पिता था वो तो दिवाले पर हो गया, दिवाला सिर पे हो गया और बेचारा फांसी लगा के मर गया, या ऐसा कोई उसने प्रयास किया।
अब अगर आप शिकायत करते हो कि भाई उसने ऐसा काम किया तो क्यों किया, क्योंकि उसने दहेज की मांग की थी, दहेज दिया था, कर्जा हो गया, अब मजबूर होकर वो मानसिक प्रताड़ित होकर ऐसा काम कर रहा है, किसी ने 1 वर्ष के भीतर ही शिकायत कर दी, तब क्या होता है, तब देखो क्या होगा, इसमें साक्ष्य का आधार देखा जाएगा। क्या होगा, साक्ष्य का आधार देखा जाएगा। कैसे देखा जाएगा, साक्ष्य का आधार, क्योंकि घटना ताजा नहीं है, पुरानी है, 1 साल बाद आप जो है मुकदमा दर्ज करवा रहे हो, ठीक है। साक्ष्य का दिख तो रहा ना आपको, साक्ष्य का आधार, कि साक्ष्य का आधार यानी प्रूफ का क्या आधार है, ठीक है, प्रूफ का प्लेटफॉर्म कैसा है। इसके अंतर्गत आपको क्या पड़ेगा, यदि आप आरोपी हो तो स्वयं को निर्दोष साबित करने का भार आप स्वयं पर होगा, ठीक है। अगर इस सेक्शन 8(a) के अंतर्गत आप अगर आप आरोपी हो तो इस धारा के अंतर्गत, यानी कि अगर मैं लिख दूं आप, अगर आप आरोपी हो, अगर आप आरोपी हो तो स्वयं को निर्दोष साबित करने का, यानी स्वयं को निर्दोष, कि भाई मैं दोषी नहीं हूं, मैंने कुछ नहीं किया, जबरदस्ती मेरी जो शिकायत हो गई, निर्दोष साबित करने का भार आप पर स्वयं पर होगा, आप स्वयं पर होगा। यानी कि पुलिस आपकी कोई सहायता नहीं करेगी, पुलिस की तरफ से तो आप दोषी हो, अभी आप आरोपी नहीं हो, शिकायत करते ही आप दोषी पाए गए, पुलिस अपनी कोई इंक्वायरी नहीं करेगी आपके पक्ष में कि जो शिकायत है वो सही है कि गलत है, ऐसा कुछ नहीं करेगी। आप आरोपी नहीं हो, आप सीधे दोषी पाए जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा, आप सीधे दोषी पाए गए तो आपको कोशिश करनी होगी कि आप स्वयं को निर्दोष साबित करो। इसमें साक्ष्य का आधार आप कैसे पेश करोगे, आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई सर मैंने तो, आपने अगर डिमांड किया तो आप बोलोगे नहीं सर मैंने तो बस कॉल किया था, मैं तो गाना गा रहा था कि फॉर्च्यूनर ले आओ, बंदो फॉर्च्यूनर ले आओ, फॉर्च्यूनर की मांग नहीं की थी मैंने तो, यानी कि सुनने में कोई गलती हो गई, ठीक है। अगर किसी ने सोने की चेन मांगी, बोला सर मैंने तो ये कहा था कि सोने की चेन बहुत अच्छी लगती है, मतलब कैसे भी करके आपको साक्ष्य पेश करना होगा कि मैं निर्दोष हूँ। ये बात स्वयं के ऊपर, आपके ऊपर होगा, पुलिस आपकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करने वाली है। पुलिस के तरीके से या कोर्ट के तरीके से आप क्या हो, आप अभी क्या हो, आरोपी हो, आरोपी नहीं, आप सीधे दोषी हो, ठीक है। यानी आपने दोष किया है वो तो मान कर बैठ गई, ये बात है। कब है, जब घटना 1 वर्ष के बाद की शिकायत होती है, घटना के 1 वर्ष बाद जब कोई शिकायत करेगा तो इसमें एक साक्ष्य का आधार देखा जाएगा और कुछ नहीं देखा जाएगा, ठीक है साथियों। तो ये थी अपनी सेक्शन 8। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 8B की। किसकी बात कर रहे हैं, सेक्शन 8B की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको आगे बताऊं। एक्ट बी में क्या है कि प्रत्येक राज्य जो है वो एक दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति करेगा प्रत्येक जिले में, या अपने आवश्यकता के अनुसार, राज्य को जो ठीक लगता है वो किसी भी हिसाब से, ठीक है। तो अपनी क्या है, अपनी यहाँ पर सेक्शन आएगी एक्ट सेक्शन या धारा 8B। अब 8B में क्या है, दहेज निषेध, निषेध या निवारक बात एक ही है, क्यों, पदाधिकारी की, पदाधिकारियों की नियुक्ति, ठीक है। तो सेक्शन धारा या डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की सेक्शन 8B के अनुसार प्रत्येक राज्य जो है, प्रत्येक जिले में या अपनी व्यवस्था या अपनी जरूरत के हिसाब से दहेज निषेध पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा। ये कौन सी धारा के अंतर्गत कहा गया है, ये कहा गया है धारा 8B के अंतर्गत, ठीक है। कि आपको प्रत्येक जिले में या अपनी व्यवस्था के अनुसार आपको दहेज निषेध अधिकारियों की जो है नियुक्ति करनी पड़ेगी, ठीक है साथियों। इसमें भी अपने को देखने वाली बात यह है ठीक है। अब इसमें देखना क्या होता है कि वर्ष 2009 में, कब की बात है,
2009 में महिला आयोग ने, राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला आयोग है तो महिलाओं के लिए काम करेगा, सीधी सी बात है। एक पक्ष प्रस्तावित की थी या एक बात प्रस्तावित की थी, उसने क्या प्रस्तावित किया था? प्रस्तावित क्या किया था कि जो 2005 में क्या किया था, देखना अपना एक अधिनियम बना था 2005 में, कौन सा? घरेलू हिंसा अधिनियम। घरेलू हिंसा अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत यह अधिनियम बना था। और इस अधिनियम में जो महिलाओं के खिलाफ जो घरेलू हिंसा होती है, घरेलू हिंसा में 498 एक धारा लगती है, पता हो तो आपको बताया भी था। तो घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए थे, वो पदाधिकारी अब से क्या करेंगे? आगे से वही पदाधिकारी दहेज निषेध पदाधिकारियों का भी कार्यभार संभालेंगे। यानी इनकी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी कौन करेगा? वो करेगा घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत नियुक्त पदाधिकारी। किसकी भी ड्यूटी करेंगे या किसकी भी जिम्मेदारी लेंगे? दहेज निषेध पदाधिकारियों की जिम्मेदारी भी अब वो लेंगे। ठीक है, तो ये कब कहा गया था? ये कहा गया था 2009 में, जो आपके सिलेबस में बाकायदा दिया गया है। तो ये आप लिख लेना, ठीक है ना। आगे मैं बात करता हूं सेक्शन 9 और सेक्शन 10 की। छोटी छोटी धाराएं हैं दोनों, सेक्शन 9 और सेक्शन 10। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि दोनों आपको बता दूं। डॉरी प्रोविशन एक्ट 1961 के अंतर्गत अब हमने 8 धाराओं की बात कर ली है। देखो धारा 7 अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ उसमें जो मैटर आता है धारा 7 के अंतर्गत जो मामले आते हैं, जो बताया गया है वो अपने सिलेबस में है। तो अपने को सीधा सीधा धारा 7 ही पढ़नी पड़ेगी भाई, सिलेबस में हो चाहे ना हो। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 9 की। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 9 में, या इसी को हम कह सकते हैं धारा, अब तो सीख गई होगी आपके। सेक्शन 9 में क्या दे रखा है कि दहेज से संबंधित कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएंगे। दहेज से संबंधित कानून व नियम केंद्र के पास सुरक्षित हैं। या नियम या कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार बना सकती है, राज्यों को कोई अधिकार नहीं है। यानी दहेज से संबंधित जितने भी कानून बनने वाले हैं, जितने भी कानूनी क्रियाएं प्रक्रियाएं या जो भी कानूनी प्रावधान होने वाले हैं, वो सब कौन बना सकता है? कौन तय कर सकता है? केंद्र सरकार तय कर सकता है। ये कौन सी धारा के अंतर्गत है? सेक्शन 9 के अंदर। डॉरी प्रोविशन एक्ट 1961 की के तहत आईपीसी की धारा 9 के तहत क्या लिखा गया है कि दहेज से संबंधित कानून या नियम कौन बना सकता है? केंद्र सरकार बना सकती है। लेकिन यहीं पर देखना आप, मैं बात करूं अगर सेक्शन 10 की, किसकी? सेक्शन 10 में क्या दे रखा है? सेक्शन 10 में दे रखा है कि भाई कुछ दहेज से संबंधित मामलों में कुछ अधिकार राज्यों को दिए गए हैं। वो अपनी व्यवस्था के अनुसार, ये अपने वातावरण के अनुसार कुछ इसमें बदलाव कर सकते हैं, कुछ नए कानून जोड़ सकते हैं जो अपने राज्य में लागू हो केवल। ठीक है, तो कुछ ऐसे अधिकार राज्य को दिए गए हैं। थोड़ी बहुत राज्यों को भी क्या दिया गया है? ढील दी गई है। ठीक है, तो दहेज से संबंधित कुछ मामलों में दहेज से संबंधित कुछ मामलों में राज्य सरकार नियमों में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो दहेज से संबंधित कुछ मामलों में राज्य सरकार जो है नियमों में परिवर्तन कर सकती है, अपनी व्यवस्था के अनुसार परिवर्तन कर सकती है। ये भी कहाँ दिया गया है? ये भी इस कानून में, यानी कि आईपीसी की धारा 10 के अंतर्गत दिया गया है। डॉरी प्रोविशन यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 10 में क्या दिया गया है? ये दिया गया है।
ठीक है। तो ये अपनी 10 धारा कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि 9वीं और 10वीं जो धारा है ना, वो अपने इस अधिनियम में के जो अपना सिलेबस है उस सिलेबस में नहीं दिया गया। अपने सिलेबस में धारा 8 तक है, लेकिन धारा 9 और धारा 10 अपने सिलेबस में नहीं है। लेकिन हम पढ़ लेते हैं, जब पूरा पढ़ लिया तो 2 लाइनों पढ़ने में क्या जाता है, आप भी ध्यान से पढ़ लेना, इसको भी क्या पता क्वेश्चन कहाँ से पुट अप हो सकता है। तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो या क्लास पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें, दोस्तों शेयर भी करें। अभी तक आपने शेयर नहीं किया, ये बड़ी नाराज़गी वाली बात है, ठीक है ना। आगे से आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम, जो भी आप सोशल साइट पे आप जो चलाते हैं, इंटरेस्टेड हो, उसके ऊपर आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। मज़ा नहीं आएगा बिना ऐसे तो, ठीक है ना। अभी तक कहीं भी ये पढ़ाया नहीं गया है, इसको आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अपनी नोटबुक लीजिए, उसमें आप इसको नोट डाउन करते जाइए। अपने 3 वीडियो हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। एक अधिनियम कंप्लीट हो गया अपना, कौन सा, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 या दहेज निषेध अधिनियम 1961 है। लगभग मैं बोल सकता हूँ कि 20% काम तो अपना यहीं पे कंप्लीट हो गया है, बस 80% वो भी हम कर लेंगे, जल्दी ही पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। बराबर साथ दो, 10 क्वेश्चन के 10 के 10 आपको मैं सही कराऊंगा, ये मेरा वादा है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।